क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि कक्षा अधिगम को पाठ्य पुस्तकों तक क्या है स्थगित करने के बजाय अधिगम और शिक्षा कैसी होनी चाहिए? ये चार बिंदु है, जल्दी से मुझे बताइए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर बी डी। देखो दोस्तों, पहला ऑप्शन तो काट ही दो। कंठस्थीकरण यानी कि रटने के ऊपर हम कभी भी जोर वगैरह फोकस वगैरह नहीं करते हैं, ठीक है। अगला है प्रत्येक 3 माह के बाद विद्यार्थियों के विषय वस्तु को बढ़ा देना। नहीं दोस्तों, ये भी गलत है। कभी भी हम विषय वस्तु को बढ़ाने की बात नहीं करते, बल्कि हम उस चीज को धीरे 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 आराम तरीके से कवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, खोजबीन और समालोचनात्मक चिंतन। बिल्कुल दोस्तों, ये सही है। इसके विकास के ऊपर हमें केंद्रित करना चाहिए ताकि बच्चा उस काम को खुद करके सीख सके, तो ये ठीक है। अगला है परीक्षाओं के। नहीं दोस्तों, हम कभी भी परीक्षाओं को केंद्रित में रखकर सिखाते नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी, जिस जिस बच्चों ने लगाया सी वो बच्चों ने बिल्कुल ठीक आंसर लगाया। जैसे कि फॉर एग्जांपल के रूप में मानकर चलिए आप लोग अभी पढ़ रहे हो, तो यहाँ पर आप जो पढ़ रहे हो, यहाँ जो मैं आपको सिखा रहा हूँ आपकी परीक्षा को केंद्रित में रखकर सिखा रहा हूँ। लेकिन जब आप टीचर बन जाओगे तो बच्चे जब आपके पास पढ़ने आएंगे पहली दूसरी तीसरी क्लास के अंतर्गत, तो बच्चों को परीक्षाओं के लिए तैयार करोगे नहीं, उनको सीखने के लिए तैयार करोगे। आप एक अलग स्टेज में हो, वो बच्चे एक अलग स्टेज में होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी गलत था, सी इज द राइट आंसर। जिस जिस बच्चों ने सी लगाया परफेक्ट आंसर लगाया, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रखा है? अगला क्वेश्चन बोल रखा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया है? तो जल्दी से बताइए किसको नहीं सुझाया है। ये चार ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी। फटाफट बताइए कौन सा बच्चा बताएगा, फटाफट दोस्तों, तेजी से। जिस जिस बच्चा क्या क्या लगाओगे इसका आंसर। अगर आप बात करो किस फीचर को इंट्रोड्यूस नहीं करता है, किस चीज को प्रोत्साहित नहीं करता है एनईपी 2020, तो ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताओ दोस्तों। चलिए सभी के सही बच्चे कह रहे हैं सर जी डी होगा। डी क्या है कि बच्चों को अनुपालन और बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को इनाम और दंड का इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, ऑप्शन नंबर, बाकी एक और देख लो कोई। सृजनात्मकता तो होगा बिल्कुल, तकनीकी निर्णय और उसके नवीनीकरण और प्रोत्साहित करना। बिल्कुल दोस्तों, सीखने के लिए आपको अलग अलग अवसर देने, बिल्कुल ठीक है। क्या है? सीखने और परीक्षाओं के लिए सीखने की बजाय संप्रत्य। बिल्कुल दोस्तों, परीक्षाओं के बल अलावा संप्रत्य समझ के ऊपर जोर दिया जाता है और विद्यार्थी की विशिष्ट क्षमताओं को पहचानना, उसको बढ़ावा देना, बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी, कभी भी हम बच्चों को सीखने सिखाने के लिए या टीचर को उनको पनिश करने के लिए, उनको दंड देने के लिए इस चीज के ऊपर हम प्रोत्साहित या फोकस नहीं करवाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, जिस जिस बच्चों ने इसका ऑप्शन नंबर डी लगाया वो सभी के सही बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया, ठीक है। हाँ जी, डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रखा है? बोल रखा है कि एनसीएफ 2005 निम्नलिखित में से किस अन्य पाठ्यचर्या क्षेत्र पर ध्यान आकर्षित करता है? तो ये चार बिंदु है और ये चार ऑप्शन है, जल्दी से मुझे बताइए। एनसीएफ 2005 जो है वो निम्नलिखित में से किन अन्य पाठ्यचर्या क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करता है? कौन सा बच्चा बताएगा, फटाफट बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन नंबर डी, जल्दी से बताइए। कौन सा बच्चा बताएगा, जल्दी से बताइए। हाँ जी, इनाम और दंड, ये गलत था। सर कब तक चलेगा क्लास? अरे भाई अभी तो क्लास शुरू ही हुई है, क्यों टेंशन ले रहे हो, खत्म कर देंगे अभी। चलिए सभी के सही बच्चे कह रहे हैं डी। डी क्या है? ए, बी एंड सी। चलिए देखते हैं। क्षेत्र का ध्यान आकर्षित करता है, कला और विरासत शिल्प बिल्कुल ठीक है, योग और शारीरिक शिक्षा बिल्कुल ठीक है, शांति शिक्षा बिल्कुल ठीक है और स्वास्थ्य शिक्षा बिल्कुल ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजों पर फोकस करता है वो। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ, जिस जिस बच्चों ने इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ लगाया वो सभी के सही बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया। ये सभी की सभी चीजों के ऊपर फोकस करता है। जब आप एनईपी 2020 पढ़ोगे तो इन सभी की सभी चीजों के ऊपर जोर देने की बात करता है एनईपी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या बोल रखा है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का परिमाण था। तो जल्दी से मुझे बताइए, ऑपरेशन जो ब्लैक बोर्ड लाया गया था वो किसका परिमाण था? आप सही बच्चों को पता है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या था। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसके अंतर्गत ये चेक करना था, ये देखना था कि प्राइमरी बच्चों को मूलभूत सुविधाएं दी जा सके, यानी कम से कम 2 टीचर दिए जा सके, पढ़ने के लिए कमरा दिया जा सके, लिखने वगैरह के लिए डेस्क ब्लैक बोर्ड दिया जा सके, उसको ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कहा गया। तो ये किसकी अनुशंसा या किसकी निगरानी में रखकर इसको चलाया गया था? किसका परिमाण था ये? जल्दी से मुझे बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन नंबर डी। सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। 29 ए कोठारी आयोग का।
जल्दी से बताओ दोस्तों। चलिए ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों, ये जो तैयार किया गया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ये बात करा जा रहा है कोठारी, मतलब जो आपका आयोग था, ये कोठारी आयोग, ये बहुत पहले देखने को मिल गया था। कब? बहुत पहले। लेकिन इसका जो परिमाण निकला था, ये एनसीएफ 2005 के अनुशंसा के देखने को मिला था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था, ये किसका परिमाण था? तो एनसीएफ 2005 का परिमाण था। किसका परिमाण था? तो एनसीएफ 2005 का परिमाण था। ओके, तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, किसका था? एनसीएफ। कोठारी आयोग जो है आपकी बहुत पहले की बात हो गई है, 1964 के आसपास की बात हो गई है। ठीक है, तो उसकी अनुशंसा पर आपको देखने को नहीं मिला था, और ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वो बहुत बाद की बात है। एनसीएफ 2005 का परिमाण देखने को मिला है। ठीक है, बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। एनसीईआरटी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा समीक्षा पर विचार विमर्श के दौरान किसी किशोर लड़की द्वारा सुझाए गए क्या विशिष्ट उपाय? लीजिए भाई, ये चार बिंदु है, मुझे बताइए क्या आंसर सही होगा। एनसीईआरटी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो समीक्षा का विचार विमर्श के दौरान किस किशोर लड़की, ओके, जल्दी से बताइए। टीनेज गर्ल ड्यूरिंग द कोर्स, ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? कौन सा बच्चा बताएगा? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, कौन सा बच्चा बताएगा फटाफट? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन नंबर डी? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइए क्या होगा, फटाफट बताइए। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? चलिए बच्चों ने आंसर लगाना शुरू कर दिया है। सी, 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 सी। सी क्या है? अलग अलग धारणाओं को स्पष्ट के साथ समझाने के लिए बच्चों को दैनिक जीवन का वास्तविक के उदाहरण देना। बिल्कुल दोस्तों, ये बिल्कुल ठीक आंसर है कि अलग अलग अवधारणाओं को समझाने या सिखाने के लिए बच्चों क्या करना है? बच्चों को दैनिक जीवन के वास्तविकताओं के साथ उदाहरण देना होता है। ठीक है, या फिर लड़कों में लड़कियों के प्रति उन व्यवहारों के बारे में अधिक आत्म जागरूकता पैदा करना। ये भी बिल्कुल ठीक था। ठीक है, अगला है माध्यमिक स्तर पर लड़कियों की भागीदारी की कमी के कारणों को पहचानना। ये भी बिल्कुल ठीक है। और लड़कियों के लिए अलग शौचालय का निर्माण करवाना, ये भी बिल्कुल ठीक है। अब देखिए, अब भाई ये चारों के चारों ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो क्वेश्चन समझिए। एनसीईआरटी द्वारा जो आयोजित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा थी ना, उसकी समीक्षा के लिए विचार विमर्श के दौरान कुछ किशोर लड़कियों ने कुछ सुझाव दिए। क्या दिए? कुछ सुझाव दिए, और उस सुझाव के बारे में बात करी गई किस चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो देखो दोस्तों, अलग अलग अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए ये तो एनसीएफ कहता ही था कि हमें दैनिक जीवन के उदाहरण लेने, लेकिन ये जो लड़की की समीक्षा करी गई है, उस विचार विमर्श की बात करी गई है। तो उस विचार विमर्श जो किया गया, उसमें बात कही गई कि जो भी हमारे लड़के हैं या जो भी हमारी लड़कियां हैं, उसके प्रति जो व्यवहार है, उसके अंतर्गत आत्म जागरूकता पैदा करने की बात करी गई थी। किसमें? आत्म जागरूकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्योंकि आपने देखा होगा कुछ चीजें में लड़के अच्छे होते हैं और कुछ चीजों में लड़कियां अच्छी हैं, तो ऐसे वाच विचार चल रहे थे। तो उस चीज के लिए लड़कों को या लड़की को, दोनों, किसी भी चीज में बेस्ट नहीं होता। जिसमें जितना ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाता है, जितना ज्यादा प्रयास किया जाता है, उतना ज्यादा उसमें वो अच्छा होता है। तो आत्म जागरूकता करने के लिए ये जो रूपरेखा थी, इसके द्वारा जो किशोर लड़की थी, उसने अपना सुझाव देने की बात की। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जिस जिस बच्चों ने डी लगाया वो बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, एक बच्चा अभी भी 23 पर अटका हुआ है। एक बच्चा कह रहा है सर 23 का डी नहीं होगा, बी होगा। अरे मेरे भाई, हमने गलती से डी ऑप्शन लगा दिया था, वो चार ऑप्शन में से मैंने आपको करेक्ट तो बता दिए थे ना। थोड़ी चीजें, उस चीज को आप भी अच्छे से कर सकते थे यार, मैंने उसको रिकरेक्ट करा दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि उन ढांचे का नाम बताइए जो शिक्षण और अधिगम की रचनावादी दृष्टिकोण के बारे में बात करता या फिर करते हैं। जल्दी से बताइए मुझे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? रचनावादी दृष्टिकोण के बारे में लीजिए, जल्दी से बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन बोलता है? जल्दी से बताइए। एक बच्चा बोल रहा है सर अधोगामी और शीर्षगामी के अंतर्गत अंतर बता दीजिए क्या होता है। भाई ये अधोगामी ज्यादा शुद्ध हिंदी नहीं बता रहे हो, एक बार इंग्लिश में लिखना, इसको क्या कहते हैं? इंग्लिश में लिख दो मेरे भाई, क्या कहते हैं इसको? इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो, मैं बता देता हूं क्या है क्या नहीं है। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर इसका।
चलिए बच्चे आंसर लगा रहे हैं इसका डी। डी डी क्या है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। ओके, देखो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है हल्का सा मिस प्रिंट हो गया, क्या है, मिस टाइप हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ठीक था, और इंग्लिश में देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ये ठीक है। ठीक है, हल्का सा ये मिस टाइप हो गया, कोई बात नहीं, ऊपर नीचे मिस प्रिंट हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, समझ गए सही बच्चे? हाँ, मिस प्रिंट हो गया, ऊपर नीचे हो गया, कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश इंग्लिश हिंदी में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? डॉक्टर यशपाल द्वारा शिक्षा की अवधारणा दी गई थी। तो आप सही बच्चों को पता है, प्रोफेसर यशपाल जो थे उन्होंने बोझ रहित शिक्षा करने की बात करी गई थी, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जल्दी से बताइए क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन नंबर डी? कौन सा बच्चा बताएगा, जल्दी से बताइए। अच्छा, ये बच्चे कह रहे हैं टॉप डाउन और बॉटम डाउन। अरे यार तुम साइकोलॉजी पर आ गए हो क्या? देखो, टॉप टू बॉटम, जब भी किसी बच्चे का, जब भी किसी बालक का विकास जो होता है ऊपर से नीचे की ओर जाता है। देखा ना रखिएगा, दो प्रकार से विकास होता है, एक टॉप डाउन और एक बॉटम टॉप। ठीक है, दो प्रकार से विकास होता है, जिसे आप सेफोकॉडल भी बोलते हो और प्रॉक्सिमल डिस्टल भी बोलते हो। ठीक है, ये इंग्लिश के अलग अलग नाम है। तो बच्चे को देखो ऐसे खड़ा करो, जब भी बच्चे का विकास जो होगा वो दिल के नजदीक, या फिर आप टॉप टू डाउन की बात करी गई है, तो जब भी बच्चे का विकास मस्तिष्क से नीचे की ओर जाएगा, जब भी बच्चे का विकास मस्तिष्क से नीचे की ओर जाएगा, तो उसे हम बोलते हैं टॉप टू बॉटम। टॉप क्या है? सिर से लेकर नीचे की ओर विकास जाना, और जब उल्टा होता है क्या है? बॉटम से टॉप की ओर, तो नीचे से ऊपर की विकास जाना। इसी को हम बोल देते हैं साइकोलॉजी टर्म में सेफेकोडल और प्रॉक्सिमल डिस्टेंस। ठीक है, तो जो भी आपके शरीर के हृदय के नजदीक वाला अंग होता है उसका विकास पहले होता है, और जो हृदय के दूर में रहता है उसका विकास बाद में होता है, जैसे कि हाथों की उंगलियां, पैरों की उंगलियां। तो ये साइकोलॉजिकल टर्म है। साइकोलॉजिकल में आप एक चैप्टर पढ़ोगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको इस चीज के बारे में पता होगा, नहीं पढ़ा तो एक बार जरूर उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैंने पढ़ा रखा है। हाँ, ये तो मेथड्स हैं आपके, सेफेकोडल और प्रॉक्सिमल डिस्टेंस को अलग अलग नाम से जाना जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए आइए अपने क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या था? द कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन गिवन बाय डॉक्टर यशपाल। जो डॉक्टर यशपाल थे उनके द्वारा किसकी अवधारणा दी गई थी? तो मनोभाव रहित की, मूल्यांकन रहित की, बोझ रहित की, या फिर विद्यालय रहित की? तो जल्दी से बताइए कौन सा बच्चा इसका करेक्ट आंसर बताएगा। किसकी अवधारणा दी थी भाई इन्होंने? सीधी सीधी सी बात है, बिना बोझ के शिक्षा इन्होंने कही थी, लर्निंग विदाउट बर्डन की बात कही थी इन्होंने, तो बोझ रहित शिक्षा की बात कही थी इन्होंने। तो ऑप्शन नंबर सी, जिस जिस बच्चों ने इसका ऑप्शन नंबर सी लगाया वो बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। हाँ जी, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या बोला है अगले प्रश्न में कि एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षा की भूमिका शिक्षक की भूमिका डैश की होती है। लीजिए, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने आपको कई बार बोल रखा है कि टीचर जो होता है ना, वो एक पथ प्रदर्शक होता है, एक फैसिलिटेटर होता है, एक अधिगम को प्रदान करने वाला, अवसर को प्रदान करने वाला, माहौल को प्रदान करने वाला, वातावरण को प्रदान करने वाला एक व्यक्ति होता है। तो जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा? लीडर तो बिल्कुल गलत है, नेता कभी भी नहीं होता। नेता क्या होता? खुद आगे चलेगा और बाकी सबों को अपने अपने पीछे रखेगा, तो नेता बिल्कुल गलत हो गया। अगला है इवेलुएटर, या है फैसिलिटेटर, या फिर ऑल दिस अबव। ऑल दिस अबव तो यहां से कट ही मार दो, क्यों? क्योंकि हमने पहला कट मार दिया। तो जल्दी से बताइए बच्चे, दो ऑप्शन में से आपको चुनना है। तो जिस जिस बच्चों ने लगाया इसको सुविधा दाता या फिर फैसिलिटेटर, उन बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया। एक टीचर जो होता है बच्चों के लिए हमेशा फैसिलिटेटर होता है, जैसे कि मैं यहाँ पर क्या कार्य कर रहा हूँ? तो मैं यहाँ पर केवल वो कार्य कर रहा हूँ आपको यहाँ से चीजों को उपलब्ध करवाना। सीखोगे, समझोगे अपने प्रयास से आप लोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है? एनसीएफ 2005 के अनुसार अधिगम अपने चरित्र में डैश और डैश है। तो लीजिए भाई जल्दी से मुझे बताइए क्या बोल रखा? अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 लर्निंग इज डैश एंड डैश इन द कैरेक्टर्स। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन नंबर डी? जल्दी से बताइए कौन सा बच्चा बताएगा, जल्दी से कौन सा बच्चा बताएगा, फटाफट बताइए। चलिए बच्चे लगा रहे हैं सी, निष्क्रिय। अरे निष्क्रिय कैसे हो जाएगा भाई? सक्रिय है, ये भी गलत है। सक्रिय है बिल्कुल ठीक है, और साथ ही साथ में सामाजिक है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। देखो दोस्तों, आप सभी बच्चों को पता है एनसीएफ जो है
वो व्यक्तिगत सीखने के मौके तो देता ही देता है, लेकिन साथ ही साथ में आपको एक दूसरे के साथ समूह में भी सीखने के मौके देता है। तो सक्रिय और सामाजिक है, बच्चा जब खुद अपने प्रयास से करेगा, एक्टिव रहकर करेगा, उन्हें हम सक्रिय रूप में लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, जिस जिस बच्चों ने ए लगाया वो सभी के सही बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या बोला है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में किन या किस बदलाव की बात की गई है? तो जल्दी से बताइए। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 टॉक्स ऑफ मेजर शिफ्ट्स फ्रॉम ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन नंबर डी। कौन सा बच्चा बताएगा, जल्दी से बताइए। दिए गए ज्ञान को विकसित करना और नए ज्ञान का निर्माण करना, शैक्षिक ध्यान का अनुशासनात्मक ध्यान रखना, या फिर शिक्षार्थी केंद्रित या शिक्षक केंद्रित, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो दोस्तों, जल्दी सी बात है, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए कौन सा बच्चा बताएगा। एक बच्चा आया, वो कह रहा सर नाइन्थ का आंसर गलत है। नाइन्थ का आंसर, भाई नाइन्थ तो आप अभी अभी जुड़े हो लग रहा है आप लोग। कोई नहीं, मैं एक बार चेक कर लूंगा नाइन्थ का आंसर क्या है, एक बार मुझे टाइप करके बता दो, मुझे तो क्वेश्चन भी ध्यान नहीं है अब मेरे भाई। चलिए क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ए क्या है, दिए गए ज्ञान को विकसित करना और नए ज्ञान का निर्माण करना। बिल्कुल दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि कभी भी हम शिक्षार्थी केंद्रित या शिक्षक केंद्रित, लर्नर सेंटर तो ठीक है, लेकिन टीचर सेंटर की बात हम कभी भी नहीं करते एनसीएफ के अंतर्गत। ये गलत हो गया, तो ये गलत हो गया, तो ये भी गलत हो गया। और शैक्षिक ध्यान के अनुशासन, कभी भी हम डिसिप्लिन के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करते, कठोरता नहीं अपनाते। तो दिए गए ज्ञान को विकसित तो करना ही है, लेकिन साथ ही साथ में नए ज्ञान का भी निर्माण करना है। तो ऑप्शन नंबर ए, जिस जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर ए लगाया वो सभी के सही बच्चों ने बिल्कुल राइट और बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रखा है, बोल रखा है कि एनसीएफ का मुख्य केंद्र बाल केंद्रित, ये तो बिल्कुल ठीक है, बाल केंद्रित चाइल्ड सेंटर्ड अधिगम की ओर होता है। तो डैश था, तो जल्दी से बताइए क्या होता है। द प्राइम फोकस ऑफ एनसीएफ वाज चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग एंड, क्या था? ऑप्शन नंबर ए, बोझ के बिना अधिगम, या खेल के माध्यम से अधिगम, या फिर व्यवहारिकवादी दृष्टिकोण के माध्यम से अधिगम, या चित्रों के माध्यम से अधिगम। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते लगा लीजिए, प्रोफेसर यशपाल को याद करिए और क्वेश्चन का आंसर लगाइए और आगे बढ़िए। ठीक है, जल्दी से बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर इसका। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए होगा, बोझ के बिना अधिगम और सक्रिय या फिर बाल केंद्रित अधिगम के ऊपर बात करता है ये। तो ऑप्शन नंबर जिस जिस बच्चों ने ए लगाया वो सभी के सही बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट लगाया और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। ठीक है, अगला प्रश्न क्या बोल रखा है कि एनसीएफ 2005 मुख्यतः डैश पर आधारित है। तो एनसीएफ 2005 जो है वो किसके ऊपर आधारित है? बिहेवियरिज्म के ऊपर, आपका कॉग्निटिविज्म के ऊपर, ह्यूमनिज्म के ऊपर, या फिर कंस्ट्रक्टिविज्म के ऊपर? व्यवहारवाद, संज्ञानात्मकवाद, मानवतावाद या संरचनावाद? तो कौन सा बच्चा इसका करेक्ट आंसर बताएगा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपने साइकोलॉजी पढ़ी हुई है, साइकोलॉजी का एक चैप्टर होता है फिलोसफी वाला, फिलोसफी वाले में आप ये सारी की सारी चीजें पढ़ते हो। तो इस चीजों के अंतर्गत जो हमारा एनसीएफ 2005 है वो किस चीज के ऊपर बात करता है? तो ये बात करता है लर्निंग बाय डूइंग के ऊपर। लर्निंग बाय डूइंग के ऊपर जितनी चीजें होंगी वो खुद करके चीजों के ऊपर, सीखने के ऊपर जोर देता है। तो क्या है? संरचनावाद के ऊपर, स्ट्रक्चर या आपका कंस्ट्रक्टिविज्म के ऊपर। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ, जिस जिस बच्चों ने इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ लगाया वो सभी के सही बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। अरे नहीं, संज्ञानात्मक के ऊपर कहा नहीं, ध्यान रखिएगा, कर के ऊपर जोर देने के ऊपर ही फोकस करता है। ठीक है, तो जिस जिस बच्चों ने इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ लगाया वो सभी के सही बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। ओके, चलिए अगला प्रश्न क्या बोला है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 निम्नलिखित में से किस पर बल देती है? तो जल्दी से मुझे बताइए कौन सा बच्चा बताएगा कि द एनसीएफ 2005 emphasizes which of the following? तो किसके ऊपर जोर देती है मेरे भाइयों, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी? कौन सा बच्चा बताएगा, जल्दी से बताइए। ओके, एक बच्चा बोल रहा है सर एडमिट कार्ड के ऊपर अंडर सिक्योरिटी क्यों लिखा हुआ आ रहा है सिटी की जगह पर? दोस्त कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी आपका एडमिट कार्ड जो है वो रिलीज नहीं हुआ होगा। यार वैसे तो सभी के सभी एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए गए हैं, अब ये क्या प्रॉब्लम आ रही है? अभी भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है? चलिए कोई नहीं, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ यार, मुझे इस चीज के बारे में पता नहीं है, आपने अभी अभी अपडेट करा, मैं इस चीज को देखता हूँ क्या दिक्कत आ रही है क्या नहीं आ रही है। ठीक है, चलिए आइए अपने क्वेश्चन के ऊपर, क्या बोल रखा है, किस चीज के ऊपर एम्फसाइज करता है? तो जल्दी से मुझे बताइए, बच्चे लगा रहे भर भर के आंसर। ए ए ए ए क्या है? प्राथमिक स्तर पर अध्ययन के माध्यम के रूप में बालक की मातृभाषा का प्रयोग करना। देखो दोस्तों, ये तो एनसीएफ क्या गांधी जी भी कहते थे कि बच्चे का जो भी प्राथमिक शिक्षा देनी है ना आपको, वो उसकी मातृभाषा में दीजिए।
क्यों? क्योंकि बच्चे का मस्तिष्क जो सबसे पहले सक्रिय होता है, सबसे पहले एक्टिव होता है, वो किस भाषा में होता है? तो उसकी मातृभाषा में ही होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक आंसर है। जिस जिस बच्चों ने ए लगाया वो बच्चों ने बिल्कुल सही और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। ठीक है, क्योंकि अब बाकी जो चीजें हैं वो आपकी कहीं ना कहीं अनफिट है। ठीक, ये तो आपका राइट टू एजुकेशन कहता है, ये गलत हो गया। वंचित समूह के विशेष प्रावधान के लिए नहीं कहता, समावेशी बात करता है। और ये गारंटीकृत क्या होता है भाई? किसी भी चीज की ड्रिल करने की बात नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या बोला गया है? 39 डैश सिद्धांत राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 और पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम का आधार है। भाई देखो दोस्तों, किसी भी बच्चे को अगर कोई क्वेश्चन मुझे लगता है या आपको लगता है मैंने जो बताया वो गलत है, तो उस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिए, और जब हमारा ये पूरा लेक्चर खत्म होगा ना, उसके बाद में सभी के सभी बच्चों का क्वेश्चन उठा लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बच्चा बार बार टाइप कर रहा है कि सर 9वां क्वेश्चन गलत है, गलत है, गलत। भाई मैंने आपकी बात सुन ली है, हम क्वेश्चन नंबर 39 पर है, इसके 30 क्वेश्चन पीछे जाना पड़ेगा हमें। तो एक बार क्वेश्चन कर लेते हैं, हम 9th क्वेश्चन बाद में देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अभी मैं देख लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, मैं एक बार देख लूंगा, कॉपी पेस्ट ना करो, मैं देख लूंगा एक बार 9th क्वेश्चन। पहले एक बार पढ़ लो सारी की सारी चीजें, फिर हम 9th क्वेश्चन के ऊपर भी चलेंगे, उसको भी देख लेंगे। ठीक है, चलिए आइए अपने क्वेश्चन के ऊपर। चलिए, इसका बच्चे सभी के सभी लगा रहे सेकंड। सेकंड क्या है? सामाजिक संरचनावाद। अब क्वेश्चन क्या था मैं तो ये भी भूल गया। डैश सिद्धांत राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 और पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम का आधार है सामाजिक संरचनावाद। बिल्कुल दोस्तों, ऑप्शन नंबर सेकंड। जिस जिस बच्चों ने लगाया सेकंड, वो बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया। पर्यावरण अध्ययन आपको क्यों समझाया जाता है, क्यों सिखाया जाता है? इसलिए समझाया जाता है ना कि आपके आसपास का जो वातावरण है, जो आपके आसपास का इन्वायरमेंट है, उस चीज को आप समझ सको, उस चीज को डेवलप कर सको। तो सामाजिक संरचनावाद देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड। जिस जिस बच्चों ने सेकंड लगाया, सभी के सही बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? एनसीएफ 2005 इस बात पर जोर देता है, तो किस बात पर जोर देता है? लीजिए जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी। एनसीएफ जो है वो किस चीज के ऊपर एम्फसाइज करता है? जल्दी से बताइए, कौन सा बच्चा बताएगा? चल फटाफट। एनसीएफ जो है वो किस चीज के ऊपर फोकस करता है? गणित में सफल होना हर बच्चे के लिए अनिवार्य होना चाहिए। छात्रों को पहले उसके तर्क गणितीय क्षमता के लिए परीक्षण किया जाना चाहिए। गणित के पाठ्यक्रम को क्या है, कम आपका प्राप्तकर्ताओं के लिए अलग किया जाना चाहिए। नहीं दोस्तों, ये तो बिल्कुल गलत है कि जो बच्चा गणित नहीं सीख सकता उसके लिए अलग पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए, तो गलत हो। गणित को चुनिंदा छात्रों के लिए नहीं दोस्तों, गणित को चुनिंदा छात्रों के लिए नहीं, सभी छात्रों की बात करता है, तो ये भी गलत हो गया। तो बच गए भाई दो। जल्दी से बताइए कौन सा बच्चा सही आंसर लगाएगा, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए दोस्तों, फटाफट। चलिए देखिए दोस्तों, इसका आंसर कुछ बच्चे जो है वो फर्स्ट लगा रहे हैं और कुछ बच्चे सेकंड लगा रहे हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी हम छात्रों को उसके तर्क गणित क्षमताओं के लिए परीक्षण की बात नहीं करते। साफ साफ कहा जाता है कि मैथ जो है हर किसी बच्चे के सीखने के लिए जरूरी है, दैनिक जीवन को चलाने के लिए। तो इसलिए गणित में सफल होना या फिर उसको सीखना हर बच्चे के लिए अनिवार्य बोलता है एनसीएफ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए मैंडेटरी बात करी गई है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैथमेटिक्स को समझना, मैथमेटिक्स को सिखाना, किसी भी बच्चे को हम छोड़ नहीं सकते, किसी भी बच्चे को विशेष पाठ्यक्रम के निर्माण नहीं कर सकते। ये बिल्कुल गलत है कि छात्रों को हमें पहले उसके तर्क गणित क्षमता का देखना है, चेक करना है कि सीखने लायक है कि नहीं है, फिर सिखाना। नहीं, ऐसा नहीं करते। ऑप्शन नंबर ए होगा, हर किसी के लिए अनिवार्य है। बोला गया, कभी भी आपने देखा है कि पहली क्लास या फिर दूसरी क्लास के अंतर्गत एक बच्चा सीख रहा है तो उसको सिखाएंगे, दूसरा बच्चा नहीं सिखा रहा है तो उसको छोड़ देंगे? नहीं, हर किसी के लिए अनिवार्य कहता है एनसीएफ। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है वो 2005 अनुशंसा करता है कि शिक्षण को अधिकतम महत्व देना चाहिए। तो किसको अधिकतम महत्व देना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी। कौन सा बच्चा बताएगा? करेक्ट आंसर बताइए इसका। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। रिकमेंड्स दैट टीचिंग शुड एम्फसाइजेस मैक्सिमम ऑन। तो जल्दी से बताओ कौन सा बच्चा बताएगा इसका करेक्ट आंसर। जल्दी से बताइए। चलिए 41 का ए, 41 का ए, 41 का ए, 41 का ए। कक्षा अधिगम को स्कूल के बाहर से जोड़ना। बिल्कुल दोस्तों, एनसीएफ जो है वो साफ साफ कहता है केवल स्कूल के अंतर्गत ही रहकर नहीं, स्कूल की किताबों के अंतर्गत रहकर नहीं, आउट ऑफ द बॉक्स किताबों को बाहर की जिंदगी, वास्तविक जिंदगी के साथ कोरिलेट करके सीखने के भी फोकस करता है। तो ऑप्शन नंबर ए, जिस जिस बच्चों ने इसका ऑप्शन नंबर ए लगाया वो सभी के सही बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। एनसीएफ 2005 डैश पर जोर देता है।
तो जल्दी से मुझे बताइए किसके ऊपर जोर देता है। सिंपल सी बात है, ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो ये भी गलत हो गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते ही आपको आंसर लगा लेना चाहिए था। जो एनसीएफ है वो किसके ऊपर ज्यादा जोर देता है। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। दो ऑप्शन बचे, दोनों में से जल्दी से बताइए कौन सा बच्चा आंसर लगाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी लगाइए, फटाफट आगे चलते हैं। बिल्कुल 41 नहीं 42 है मेरे भाई। 42 किस पे जोर देता है, तो लर्निंग बाय डूइंग के ऊपर, करके सीखने के ऊपर जोर देता है। तो ऑप्शन नंबर ए, जिस जिस बच्चों ने इसका ऑप्शन नंबर ए लगाया वो सभी के सही बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। ओके, चलिए अगला प्रश्न क्या बोल रखा है। निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिगम 2009 के अनुसार छठी से 8वीं कक्षा तक के विद्यालयों के लिए एक पूर्णकालिक मुख्य अध्यापक उपलब्ध कराया जाएगा, जहां बच्चों की प्रवेश संख्या होगी। लीजिए भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या बोल रखा है कि निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, तो सीधी सीधी से राइट टू एजुकेशन की बात कर रहा है 2009 की। ठीक है, तो इसके द्वारा बोला गया है, कि छठी से 8वीं, ध्यान रखिएगा, छठी से 8वीं कक्षा की बात करी गई है कि विद्यालयों में जो मुख्य अध्यापक है वो कितने अध्यापक यानी कितने बच्चों के प्रवेश संख्याओं के ऊपर उपलब्ध करवाया जाएगा। तो जल्दी से बताइए कौन सा बच्चा आंसर लगाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहां पर आपको ध्यान रखना है 8वीं की बात करी गई है, किसकी, छठी से 8वीं की बात करी गई है। इन चीजों का आंसर ध्यान में रखना है। ठीक, चलिए बच्चे लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी भर दिया बच्चों ने। चलिए बिल्कुल दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखिएगा, छठी से 8वीं जो होता है वो 100 से अधिक बच्चे, क्या होते हैं, 100 से अधिक बच्चे जो होते हैं, अगर यहां पर प्रवेश कर रहे हैं तो उनको टीचर तो देना ही है, उसके अलावा मुख्य अध्यापक भी होता है। और छठी से 8वीं कितने बच्चों का रेशो होता है, जल्दी से मुझे बताइए। एक टीचर जो होता है वो कितने बच्चों पर होता है, कौन सा बच्चा बताएगा, जल्दी से बताइए। कितना रेशियो होता है, 35। एक टीचर के ऊपर 35 बच्चे होते हैं, ध्यान रखिएगा, उच्च प्राथमिक स्तर के ऊपर। ठीक है, प्राथमिक की नहीं है, उच्च प्राथमिक की बात करी गई है। ठीक, 100 अबव, बिल्कुल दोस्त, जिस जिस बच्चे ने लगाया 100 अबव वो बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न बोल रखा है कि निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के अनुसार विद्यालय विकास योजना का निर्माण किसका दायित्व है। लीजिए भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है, निशुल्क एवं अनिवार्य एज पर आरटी एक्ट 2009 प्रिपरेशन ऑफ द स्कूल डेवलपमेंट प्लान इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी। लीजिए भाई जल्दी से बताइए, एसएमसी कहीं दिख रहा है, बिल्कुल किसका है, विद्यालय प्रबंध समिति। ध्यान रखिएगा, आपको आप सही बच्चों को पता होगा, अकॉर्डिंग टू आरटी एक्ट 2009 हर स्कूल में एक एसएमसी होगी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होगी, जिसमें बोला गया है कि आधे से ज्यादा, कितने, आधे से ज्यादा जो होगा उसमें आपके क्या होंगे, पेरेंट्स होंगे, वो भी किसके, तो बच्चों के। और उसमें भी आधाएं क्या होंगी, माताएं होंगी। कितनी होंगी, माताएं। 2 टीचर होंगे, एक प्रिंसिपल होगा और उनके द्वारा उनका एक प्रतिनिधित्व चुना जाएगा, वो उनको लीड करेगा। तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो होती है वो ध्यान रखती है कि स्कूल के द्वारा सारी की सारी चीजों का अनुपालन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। अगर नहीं किया जा रहा है तो वो शिकायत करती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, जिस जिस बच्चों ने लगाया ऑप्शन नंबर सेकंड वो सभी के सही बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रखा है, निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 45 से हटाकर अनुच्छेद 21A में रखा गया है। अब अनुच्छेद 45 किससे संबंधित, लीजिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी, आप सही बच्चों का पता होगा। जो निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा है इसको पहले रखा गया था किसमें, 45 में, लेकिन जब हमारी शिक्षा को एज ए मूल कर्तव्य और हमारा एक मौलिक अधिकार बना दिया गया तो इसको उठाकर 21A में रख दिया गया संशोधन करके। अब 45 को उठाकर जब 21A में रख दिया गया तो 45 खाली हो गया, तो 45 में अब क्या रखा गया है ये पूछा गया है आपसे। तो जल्दी से बताइए क्या रखा गया है, कौन सा बच्चा बताएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन नंबर डी। कौन सा बच्चा बताएगा, जल्दी से बताइए, कौन सा बच्चा बताएगा, 45 का सी। 45 का सी क्या है, 14 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों की शिक्षा और देखभाल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा दोस्तों। आर्टिकल नंबर 45 के अंतर्गत पहले जो रखा गया था 6 से 14 वर्ष के बच्चे, अब उनके अंतर्गत आंगनवाड़ी वाले बच्चों को रखा गया, यानी कि जिन बच्चों की उम्र 6 या फिर उससे कम है उन बच्चों की शिक्षा व देखभाल जो है
वो अनुच्छेद 45 के अंतर्गत की बात कही गई है। तो ऑप्शन नंबर ए, जिस जिस बच्चों ने इसका ऑप्शन नंबर ए लगाया वो सभी के सही बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। ओके, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, विद्यालय में बच्चों को शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न अब क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। आप सही बच्चों को पता होगा कि जब हम प्राचीन विधियों का इस्तेमाल किया करते थे तो उस समय बच्चों को दंड देना एक नॉर्मल बात हुआ करती थी। आप अपने बचपन के दिन याद करिए, जब आप स्कूल में पढ़ते थे तो मास्टर क्या करता था? डंडों से मारता था, मुर्गे बनाता था। आजकल कभी देखा है बच्चों को डंडे से मारते या मुर्गा बनाते हुए? ठीक है, नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर कंप्लेंट हो गई तो उस टीचर की नौकरी भी जा सकती है। तो अकॉर्डिंग टू आरटी एक्ट, इसके अनुसार बोला गया है कि बच्चों को किसी भी प्रकार का मानसिक उत्पीड़न या फिर शारीरिक उत्पीड़न नहीं दे सकते हो आप। ठीक है, तो क्या है? पूर्णतः प्रतिबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, जिस जिस बच्चों ने इसका ऑप्शन नंबर सेकंड लगाया, टोटली प्रोहिबिटेड, वो बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या बोल रखा है कि एक प्राथमिक शिक्षक को शिक्षण और तैयारी के लिए कितने कार्य घंटे प्रति सप्ताह शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत विहित है, किया गया है? तो आप सही बच्चों को पता है दोस्तों, जब आप एक स्कूल के टीचर बन जाओगे आने वाले दिनों में, ठीक है, तो आपको स्कूल के अंतर्गत काम करने के लिए क्या किया जाएगा? डेली 7.5 घंटे आपको वर्क करना ही करना है। ध्यान रखिएगा, डेली की बात करी गई है। अब इसने पूछ लिया प्रति सप्ताह, तो सप्ते में होते हैं भाई 6 दिन। कितने होते हैं? सप्ते में होते हैं 6 दिन, और 6 सत्ते 42 होता है, और 6 का आधा 3 होता है, और ये हो गया आपका 45। तो हफ्ते में आपको कम से कम 45 घंटे काम करना होगा। तो जिस जिस बच्चों ने लगाया ऑप्शन नंबर थर्ड, वो बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। ठीक है, प्राइमरी में 200 दिन काम करना होता है साल में, और अपर प्राइमरी में कितने दिन काम करना होता है? जल्दी से बताइए। प्राइमरी स्टेज क्लास 1 to 5 और 6 to 8। प्राइमरी में 200 दिन, अपर प्राइमरी में जल्दी से बताइए, कौन सा बच्चा बताएगा? फटाफट बताइए, फटाफट बताइए दोस्तों, कौन सा बच्चा बताएगा? अपर प्राइमरी कितने दिन काम करना होता है? कौन सा बच्चा बताएगा? जल्दी से बताइए। 250, 295 और तेरी, कहा भाई, कहां कहां के कौन कौन सी किताब से पढ़ रहे हो आप लोग? 220 दिन काम करने होते हैं। ठीक है, 220 दिन। बाकी दिन क्या छुट्टी होती है? नहीं दोस्तों, अलग अलग प्रकार के कार्यों के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है टीचर्स को। अगला प्रश्न क्या बोल रखा है? बोला है कि एक कक्षा 1 से 5 के विद्यालय में कुल 62 विद्यार्थी, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार वह कितने अध्यापक या शिक्षक उपलब्ध कराने होंगे? क्या बोल रखा है? एज पर आरटी एक्ट 2009, हाउ मेनी टीचर्स विल बी प्रोवाइडेड इन ए स्कूल हैविंग क्लास 1 to 5 एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 62। तो जल्दी से मुझे बताइए, अगर आपके विद्यालय के अंतर्गत, अगर आपके स्कूल के अंतर्गत 62 क्या है? विद्यार्थी है, तो इन विद्यार्थियों के अंतर्गत ध्यान रखिए कक्षा कहां की बात करी गई है? 1 से 5वीं की बात करी गई है। अभी अभी हमने बात करा था एक टीचर के ऊपर जो होते हैं वो 30 होते हैं। कितने होते हैं? 30 होते हैं बच्चे। तो एक बच्चे के ऊपर 30 होते हैं, तो 60 पर कितने हो गए? 2 हो गए, और 62 पे कितने हो गए? तो 3 हो गए। सीधी सीधी सी बात है। ठीक है, तो बच्चा चाहे 1 हो चाहे 2 हो, तो वहां पर आपको रखना ही पड़ेगा टीचर। तो जिस जिस बच्चों ने इसका ऑप्शन नंबर सेकंड लगाया वो बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर लगाया। क्या लगाया? 3। सेकंड इज द राइट आंसर। क्या होगा? सेकंड। ध्यान रखिएगा इस बात को, ऑप्शन नंबर सेकंड। सेकंड सही है? जल्दी से बताइए, सेकंड सही है? फटाफट बताओ। तीन टीचर, जल्दी से बताइए, सेकंड सही है आंसर? 1 2 3 4, 1 2 3 4, जल्दी से बताओ। यस सर, यस सर, यस सर, नो सर, नो सर, नो सर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब हमारा बच्चों का टीचर का अधिकतम संख्या होती है तो इसको हम बढ़ाकर, ध्यान रखिएगा, 1/40 भी कर सकते हैं। कितने कर सकते हैं? 40।
यानी कि जब हमारे पास टीचर की कमी हो तो हम बच्चों को बढ़ाकर 30 की जगह 40 बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं। कितने बच्चों को? 40 बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं। इसलिए जब भी आपकी क्लास के अंदर का टीचर की शॉर्टेज होगी तो आप बच्चों को बढ़ाकर 40 भी कर सकते हो। और इस हिसाब से देखा जाए तो अगर आपके स्कूल में 62 है तो आप 2 टीचरों से भी काम कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, हम ज्यादा नहीं बढ़ा रहे, एक एक बच्चे बढ़ा रहे हैं, तो इसलिए ध्यान रखिएगा 3 टीचर नहीं, केवल 2 टीचर होंगे। ठीक है, इस बात को फोकस करिएगा, ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। ठीक है, तो 2 टीचर आपके यहां पर होने चाहिए, ध्यान रखिएगा, 2 टीचर इज द राइट आंसर, सी होगा। समझ गए? बिल्कुल, मैक्सिमम आप जब कर सकते हो 40 कर सकते हो, तो 40 बच्चों के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि 2 ही बच्चे हैं। अब आप ये देखिए कि स्कूल के अंदर का 2 बच्चों के लिए एक्स्ट्रा टीचर लाया जाए तो ये कहीं पर देखने को, हाँ 2 टीचर होंगे, बिल्कुल दोस्तों, 2 टीचर इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो रेशो ये ध्यान रख लीजिएगा, अगर 1:30 का है तो हमें 1:30 का मैनेज करना है, लेकिन बच्चे उस अनुसार होने चाहिए। ठीक है, ज्यादा बच्चे होने चाहिए। 1-2 टीचर को आप मैनेज कर सकते हो, 1-2 बच्चों को आप मैनेज कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर सी, जिस जिस बच्चों ने लगाया बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया। ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिहार की धरती से प्रणाम गुरुजी, बिल्कुल डियर प्रणाम। चलिए, कंफ्यूज होने की बात नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, अगर टीचर की शॉर्टेज है, हमें वैसे तो रेशो ये अपनाना होता है 1:30, लेकिन मैक्सिमम जो है अधिकतर हम 1:40 पर भी ले जा सकते हैं। क्या है? 1:40 पर भी ले जा सकते हैं। ठीक है, तो उस अनुसार देखा जाए तो हम 2 टीचर, 40-40-80 होते तो 2 टीचर से हम काम चल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? एक कक्षा 2 से विद्यालय छोड़े हुए बच्चों की आयु 13 वर्ष है और उसे शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार किस कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा? लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बोला गया एक बच्चा जो था वो कक्षा दूसरी में था। क्या है? कक्षा दूसरी में था, तो यहां पर ये ड्रॉप आउट हो गया, इसने छोड़ दिया। अब ये जो बच्चा है इसकी उम्र जो है वो कितनी वर्ष है? तो 13 वर्ष। अब ये बच्चा जो है दोबारा पढ़ने के लिए आया है स्कूल में, तो हम किस क्लास में एडमिशन देंगे? दूसरी में, तीसरी में, या फिर किसी और कक्षा में? जल्दी से बताइए, दूसरा तो है नहीं, तीसरी है, तो जल्दी से बताइए कौन सा बच्चा करेक्ट आंसर बताएगा। एक बच्चा कह रहा है सर केवीएस की आज से क्लास स्टार्ट कराओगे ना क्लास? हाँ जी अमित वर्मा जी, आज से आपके केवीएस का बैच स्टार्ट है, केवीएस की क्लासेस आज से आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, आज से स्टार्ट क्या नहीं, स्टार्ट हो गई होगी। दोपहर में 1 बजे आपकी हिंदी क्लास थी, आपकी हिंदी क्लास चल रही होगी। ठीक है, बिल्कुल एप्लीकेशन पर हिंदी क्लास आपकी चल रही होगी। चलिए, बच्चा बोल रहा है कक्षा 5 में होगा एडमिशन। देखिए दोस्तों, सीधी सीधी सी बात है, आप समझने की कोशिश करिए। जब बच्चा 6 वर्ष का होता है, पहली बार स्कूल आता है, कक्षा पहली में आता है। ठीक है, और इसी अनुसार 7 में आएगा तो 2 में जाएगा, 8 में जाएगा तो 3 में जाएगा, 9 में जाएगा तो 4 में, 10 में जाएगा तो 5 में, और 11 में जाएगा तो 6 में, और 12 में जाएगा तो 7 में। अब देखो दोस्तों, 6 से 7 एक में, 7 से 8 एक में, 8 से 9 एक में, 9 से 10 एक में, 10 से 11 एक में, और 12 से 13 एक में। तो 12 से 13, उम्र कितनी है बच्चे की? 13। तो कौन सी कक्षा में जाएगा? 7वीं कक्षा में जाएगा। तो जिस जिस बच्चों ने 7वीं कक्षा लगाई, जो कि किसी भी नहीं लगाई, वो बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया। किसमें जाएगा वो बच्चा? 7वीं कक्षा में जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो भी बच्चा स्कूल से ड्रॉप आउट होता है ना, उस बच्चे को जब भी वो दोबारा पढ़ने के लिए वापस आता है तो उस बच्चे को उस क्लास में एडमिशन दिया जाता है जिस क्लास में बच्चे की उम्र हो। उम्र के हिसाब से एडमिशन दिया जाता, कभी भी बच्चे का एडमिशन रोका नहीं जाता। प्राइमरी लेवल पर 24 घंटे और 365 दिन एडमिशन चालू रहते हैं, कभी भी एडमिशन जाकर बच्चा ले सकता है। तो अब बच्चा जो होगा वो 7वीं कक्षा में लेगा एडमिशन। ठीक है, हाँ जी, चलिए अगला प्रश्न क्या बोल रखा है? विद्यालयों में शारीरिक दंड पर रोक लगी है। तो विद्यालयों में जो शारीरिक दंड होता है, जो फिजिकल टॉर्चर किया जाता था, वो किस अधिनियम के द्वारा आपका लगा है? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? सीधी सी बात है, किसके द्वारा लगाया है? राष्ट्रीय जो आरटी एक्ट है 2009, उसके अनुसार हमारे जो भी बच्चों को दंड दिया जा रहा था उस पर क्या लगा है? प्रतिबंध लगा है। तो ऑप्शन नंबर डी, जिस जिस बच्चों ने इसका ऑप्शन नंबर डी लगाया वो सभी के सही बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। ठीक है सर, जिसने सबसे पहले आंसर दिया उसका नाम लीजिए। ओके मेरे भाई, ब्रोकन नीतीश गेमिंग। ओके, गेम वेम खेलते हो भाई? ठीक है, बिल्कुल आपका नाम लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रखा है? विद्यालय प्रबंध समिति का रूप कैसा होना चाहिए? तो कैसा रूप होना चाहिए? लीजिए जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, होमोजेनियस, हेक्टरोजीनियस, बोथ, एक दो, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए, कौन सा बच्चा बताएगा फटाफट? कौन सा बच्चा इसका करेक्ट आंसर देगा? अब मैं नाम लेता हूं आपका, लीजिए जल्दी से बताइए दोस्तों।
50 चला गया भाई, 51 लीजिए। अब बताओ यार मैं किसका नाम लूं, किसी ने आंसर ही नहीं दिया। चलिए, तो कैसा होना चाहिए, विजेतीय होना चाहिए, यानी कि कैसा होना चाहिए, हेक्टरजीनियस होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, जिस जिस बच्चों ने लगाया इसका ऑप्शन नंबर सेकंड, वो बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए। मतलब जो विद्यालय प्रबंध समिति होता है ना, ये पूरी की पूरी समिति स्कूल के द्वारा, टीचर्स के, स्कूल के प्रिंसिपल्स के, और पेरेंट्स के और इनके द्वारा एक चुने हुए प्रतिनिधि से, तो सारे के सारी चीजें जो है सामूहिक रूप से चलती है। तो केवल अकेला नहीं होना चाहिए, सबों की सोच के अनुसार ये चलना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ये तो वैसे ही गलत हो गया। तो जिस जिस बच्चों ने इसका ऑप्शन नंबर सेकंड लगाया वो बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया था। ठीक है, हाँ जी, सेकंड इज द राइट आंसर। ओके, अब बताओ मैं किसका नाम लेता। आइए अगला क्वेश्चन क्या है, एसएमसी के गठन का प्रावधान भारत के डैश पर लागू होता है। तो किस पर लागू होता है, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते ही आंसर मिल जाना चाहिए था। एक बच्चा कह रहा सर ऑप्शन बी क्यों होगा। डियर मैं वही तो बता रहा था, कभी भी स्कूल प्रबंधन समिति में जो भी निर्णय लिए जाते हैं ना, वो केवल एक सत्तावादी निर्णय नहीं लिया जाता। जो उसमें चुने हुए प्रतिनिधि है, आधे पेरेंट्स है, आधे से ज्यादा पेरेंट्स है, एक तिहाई पेरेंट्स होते हैं, उसमें भी आधी माताएं होती है, दो टीचर्स, प्रिंसिपल और उनके द्वारा एक प्रतिनिधित्व होता है। तो ये सारे के सारे एक तरीके से क्या होते हैं, आपस में मिलकर निर्णय को लिए रहते हैं, तो हेक्टरजीनियस होते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड लगाया था। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या है, सभी बच्चे आंसर दे रहे हैं इसका ऑप्शन नंबर ए। और भाई आपके बहुत सारे नाम आ रहे हैं इसलिए मैं आपका पढ़ नहीं पा रहा हूं, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, सभी राज्यों में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो होती है वो केवल एक राज्य की बात नहीं है। जिस जिस राज्य में स्कूल है उन सभी के सभी राज्यों में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनाने की बात करी गई है। तो जिस जिस बच्चों ने लगाया ऑप्शन नंबर ए, वो बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या बोल रखा है कि विद्यालय विकास योजना राइट टू एजुकेशन 2009 किस धारा में प्रस्तावित है। तो जल्दी से बताइए। लिए दोस्तों आप सही बच्चों को पता है, ये क्वेश्चन जो है आपके सीटेट के लायक तो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सीटेट में कभी भी जो आपके सेक्शंस दिए गए ना आरटी एक्ट के, विद्यालय का विकास करने का धारा अलग है, किस धारा में रखा गया वो अलग है, ऐसे करके आपके सेक्शंस बनाए गए हैं। तो उस सेक्शंस में आपके पूछा गया कि विद्यालय विकास योजना किसका, स्कूल डेवलपमेंट प्लान, ये जो प्लान है वो किस सेक्शन के अंतर्गत रखा गया है। ओके, 19, 21, 22 किसके अंतर्गत रखा गया, जल्दी से बताइए। चलिए सभी के सही बच्चे लगा रहे हैं बी, बी बी किसके अंतर्गत रखा गया, बी के अंतर्गत, सेक्शन 21 के अंतर्गत नहीं दोस्तों, सेक्शन 22 के अंतर्गत रखा गया। किसके अंतर्गत, धारा 22 के अंतर्गत रखा गया। तो जिस जिस बच्चों ने लगाया ऑप्शन नंबर सी, वो बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। 21 में नहीं रखा गया भाई, विकास, विद्यालय विकास योजना की बात करी गई है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो पहले। ठीक है, ध्यान रखिएगा, विद्यालय विकास योजना की बात करी गई है, तो वो धारा किसके अंतर्गत रखी है, सेक्शन किसके अंतर्गत रखा गया, 22 के अंतर्गत रखा गया। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि राइट टू एजुकेशन 2009 किस धारा के तहत प्रत्येक विद्यालय के लिए एसएमसी का निर्माण किया जाता है। लीजिए अब मुझे बताइए किस धारा के अंतर्गत रखा गया, 19, 21, 22 और 18। जल्दी से बताइए, अंडर विच सेक्शन ऑफ आरटी एक्ट एसएमसी इज फॉर्म फ्रॉम ईच स्कूल। तो हर स्कूल के अंतर्गत एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होनी चाहिए। उस स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को जो रखा गया है वो किस धारा के अंतर्गत रखा है, 19, 21, 22, 18, जल्दी से बताइए। एक बच्चा बोल रहा है कि सर एसएमसी की फुल फॉर्म क्या है। मेरे भाई तुम लेट जुड़े हो, कोई बात नहीं, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, स्कूल प्रबंधन समिति इसको कहा जाता है, विद्यालय प्रबंधन समिति। ठीक है, हाँ जी, ये रखा गया सेक्शन 21 के अंतर्गत। अब आप लोग सही हो, जो भी एमएनसी का निर्माण किया गया है वो किसके अंतर्गत रख के करा गया है, तो धारा 21 के अंतर्गत, सेक्शन 21 के अंतर्गत रखकर करा गया है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, जिस जिस बच्चों ने लगाया सेकंड, वो बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर लगाया। ठीक है, अगला प्रश्न क्या बोल रखा है, यदि राजस्थान में प्राथमिक कक्षा में छात्र 200 से अधिक है तो शिक्षक और छात्र का अनुपात क्या होना चाहिए। लीजिए दोस्तों, क्या बोल रखा है, राजस्थान में बोल रखा है प्राथमिक कक्षाओं का, किसका, अब ये क्वेश्चन शायद रीट का होगा, रीट के एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया होगा, इसलिए राजस्थान की बात कर रहा है। कोई बात नहीं, पूछ लिया गया तो आपको पता होना चाहिए। बच्चों की संख्या क्या है, 200 है, इससे भी ऊपर है। तो रेशो आप क्या कर सकते हो, टीचर का रेशो अनुपात क्या कर सकते हो, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी, कौन सा बच्चा बताएगा, जल्दी से बताइए।
फटाफट बताइए दोस्तों। 54 का बी, अरे 54 तो गया भाई, 55 आ गया। 1:40, 1:40, 1:40, 1 रेशो, एक बच्चा लग रहा है 14। कोई बात नहीं, मैं आपकी भावना समझ गया मेरे भाई। बिल्कुल दोस्तों 1:40, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया था इस चीज के बारे में। कभी भी बच्चों की संख्या या टीचरों की संख्या कभी भी रूप में अधिकतम देखने को मिलती है, तो उसमें शिक्षक और छात्र का जो अनुपात रख सकते हो वो आप 40 तक रख सकते हो। तो 1:40, जिस जिस बच्चों ने लगाया 1:40, वो बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल राइट आंसर लगाया। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला क्वेश्चन, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षक को निम्नलिखित में से कौन से कर्तव्य निभाने चाहिए? तो जल्दी से मुझे बताइए, आप मानकर चलिए। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 स्टेट दैट ए टीचर शैल परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज। तो इनमें से कौन सी ड्यूटी निभानी चाहिए? तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। स्कूल जाने की नियमितता और समय की पाबंदी बनाए रखना, पाठ्यक्रम को संचित और पूर्ण कराना, एक निर्धारित समय पर संपूर्ण पाठ्यक्रम को पूरा कराना, या सभी। तो सीधी सीधी सी बात है, सीधा सा क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूज करने वाला तो है नहीं। तो जल्दी से मुझे बताइए कौन सा करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका। 56 का डी, बिल्कुल दोस्तों, ये सभी के सभी कार्य आपको ध्यान में रखने हैं। स्कूल में आने और जाने का एक समय निर्धारित होता है, तो उसका डिसिप्लिन बनाए रखना है। पाठ्यक्रम जो समय पर सही तरीके से पूर्ण हो वो भी आपको ध्यान रखना है, अधूरा ना रह जाए, पूरा होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी की सारी चीजों को हम ध्यान रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, जिस जिस बच्चों ने इसका ऑप्शन नंबर डी लगाया वो बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रखा है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से इसका आंसर मुझे बताइए, मैं 2 मिनट में अभी आया आपको। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए। चलिए बच्चे कह रहे हैं सर सेकंड होगा, सेकंड होगा, सेकंड होगा, सेकंड होगा। सेकंड क्या है भाई? लिंग के अनुसार अधिक समाजित्य। क्या है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ओके, आरटी एक्ट 2009। चलिए फटाफट, और कोई बच्चा? चलिए आप बच्चे बता रहे हैं डी। क्या है? डी, 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 डी। डी क्या है? आयु के अनुसार अधिक विषम जाति हैं। ओके, और कोई बच्चा? चलिए कुछ बच्चे सी लगा रहे हैं, कुछ बच्चे बी। ओके, कुछ बच्चे डी लगा रहे हैं, कुछ बच्चे बी लगा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या था दोस्तों, कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो है वो क्रियावाहन के बाद, किसके बाद? जो भी आपका लाया गया है उसके इंप्लीमेशन के बाद क्या कहता है? तो देखो दोस्तों, अप्रभावित रहती है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम विद्यालय के कक्षा में औसत आयु को प्रभावित नहीं करता। बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि बच्चे की आयु के अनुसार हमें देखना होता है, अकॉर्डिंग टू अवर एज, बच्चे की जो एज है उस अनुसार। ये तो गलत हो गया। अगला है लिंग के अनुसार। दोस्तों कभी भी हम लिंग के अनुसार नहीं करते, ध्यान रखिएगा, हम आयु के अनुसार करते हैं। लिंग ये थोड़ी है कि मेल है तो डालेंगे, फीमेल है तो नहीं डालेंगे, तो ये गलत हो गया। अगला है आयु के अनुसार अधिक समाजित्य। ये ठीक है, आयु के अनुसार जो भी बच्चा है उसको हेक्टोजीनियस करने की बात करी जाइए, सॉरी होमोजीनियस करने की बात करी गई। जो भी बच्चा एज वाइज है उसको मोर, ये नहीं कि हम ज्यादा बच्चे लेडी भरेंगे या ज्यादा बच्चे जेंट्स भरेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे की आयु के अनुसार हम बच्चों को कक्षा के अंतर्गत भर्ती करने की बात करते हैं, ये ठीक है। या फिर अगला है आयु के अनुसार अधिक विषम जन। नहीं दोस्तों, विषम की बात नहीं करते, हम सम की बात करते हैं। ये थोड़ी है कि हम लड़कियां ज्यादा रख लेंगे या फिर लड़के ज्यादा रख लेंगे, नहीं, हम दोनों को समान सीखने का मौका, समान अवसर देते हैं। तो सम होता है, ना कि विषम होता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड, जिस जिस बच्चों ने लगाया थर्ड वो बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। सी इज द राइट आंसर होगा। ओके, हाँ सी इज द राइट आंसर है दोस्तों इसका। चलिए अगला प्रश्न क्या होगा? शिक्षा का अधिकार अधिनियम बच्चों के किस आयु वर्ग के लिए एक मौलिक अधिकार है? लीजिए, ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है वो किस उम्र के बच्चों के लिए एक फंडामेंटल राइट है? 5 से 15, 6 से 12, 6 से 14, 6 से 16। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते ही आंसर लगा लेना चाहिए था आपको। फटाफट बताइए कौन सा बच्चा बताएगा इसका करेक्ट आंसर। सिंपल है क्वेश्चन, जल्दी बताओ दोस्तों यार, इतनी देर थोड़ी लगनी चाहिए। बिल्कुल
सी होगा। 6 से लेकर 14 वर्ष, एज जिसकी 6 से लेकर 14 वर्ष है उसको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देने की बात करती है हमारी गवर्नमेंट। तो जिस जिस बच्चों ने सी लगाया वो बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। ओके, अगला प्रश्न बोला गया है कि पहली से पांचवी, क्या बोल रखा है, पहली से पांचवी यानी कि क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ, ठीक है, कक्षा के लिए यदि एक कक्षा में 61 से 90 छात्रों के बीच प्रवेश होता है तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार कितने शिक्षकों की आवश्यकता है। लीजिए ये दोबारा क्वेश्चन आपका आ गया है। अब क्वेश्चन में बोला गया है 61 से 90 बच्चे, ओ सॉरी क्या बोला गया है, 61 से 90 बच्चे, तो कितने बच्चों का, कितने टीचरों का यहाँ प्रवेश होगा, जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन नंबर डी, कौन सा बच्चा मुझे बताएगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए दोस्तों, कौन सा बच्चा बताएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन नंबर डी। चलिए सभी के सभी बच्चे लगा रहे हैं सी 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 सी, कितने होंगे, 4 होंगे। देखिए दोस्तों आप यहां पर ये समझिए कि जब भी हमारे टीचर्स का रेशो निकाला जाता है, जब भी हमारे टीचर्स का रेशो निकाला जाता है तो आप सभी बच्चों को पता होगा जो विद्यालय होता है, तो विद्यालयों में जो प्राथमिक विद्यालय है उस प्राथमिक विद्यालय को देखना होता है, एज ए क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ देखना होता है, ठीक है। इसके अंतर्गत जब बच्चों का प्रवेश होता है तो बच्चों के प्रवेश में एक टीचर के ऊपर 30 रखे जाते हैं और अधिकतम एक के ऊपर 40, जब टीचरों की शॉर्टेज होती है तब इन चीजों को देखा जाता है। चलो हम पहले 30 से करके देख लेते हैं। 30 से करके बात करी जाए तो 90 है, तो 30 3 90 यानी कि 3 टीचर होंगे, और 40 से करके देखे जाए तो भी 3 टीचर होंगे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, सी नहीं डी होगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा। जिस जिस बच्चों ने ऑप्शन नंबर फोर्थ लगाया वो बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। हाँ जी, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, जिस जिस बच्चों ने फोर्थ लगाया वो बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में दी गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा किस पर आधारित है। तो लीजिए भाई ये 4 बिंदु है, इन चारों बिंदु में से मुझे बताइए कि द कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एज एडवोकेटेड या फिर इन द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 इज बेस्ड ऑन। तो जल्दी से मुझे बताइए, व्यवहारवादी सिद्धांत के ऊपर या फिर दिव्यांग के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया के ऊपर। नहीं दोस्तों, कभी भी हम, जो भी हमारे विकलांग व्यक्ति होते हैं उन्हें सहानुभूति नहीं चाहिए होती है, उनको वो समान अधिकार चाहिए होता है जो समान व्यक्तियों को मिलता है, तो ये तो गलत हो गया। अगला है एक अधिकार क्या है, एक अधिकार अधिकतर मानवतावादी परिप्रेक्ष्य या फिर दिव्यांग को मुख्य रूप से व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करें और उनके मुख्य धारा में लगाएं। देखो दोस्तों दोबारा गलत हो गया, विशेष नहीं चाहिए, किसी भी विकलांग से आप पूछ कर देखिए, आपको उसकी सहानुभूति नहीं चाहिए, आप उसको ये ना देखो कि उसकी टांग वगैरह नहीं है, उसकी हाथ वगैरह नहीं है तो आप उसके ऊपर सहानुभूति देने लग जाओ, नहीं, उसको एज अ समान अधिकार चाहिए। और यही हम विकलांग जब अधिनियम पढ़ते हैं उसके अंतर्गत भी यही बात कही गई है कि एज ए विकलांग जो व्यक्ति है तो उनको एज ए समान अधिकार दिया जाना चाहिए जो एज ए सामान्य व्यक्ति को दिया जाता है। तो ये दो तो गलत ही हो गए, बच गया आपके दो, व्यवहारवादी यानी कि बिहेवियरिज्म के ऊपर या फिर आपकी एक अधिकार अधिकतर मानवतावादी के ऊपर। तो सीधी सीधी सी बात है, एक अधिकार अधिकतर मानवतावादी के ऊपर उनको किसी प्रकार की सहानुभूति नहीं चाहिए, उनको किसी भी प्रकार की आपकी दया नहीं चाहिए, उनको वो सारे के सारे अधिकार चाहिए, वो सारे के सारे राइट्स चाहिए जो आपके मानवतावादी परिप्रेक्ष्य को देखने को मिलते हैं, ऐसे समान व्यक्ति है समान अधिकार को देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर जिस जिस बच्चों ने थर्ड लगाया वो बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया, ठीक है। एक बच्चा बोल रहा है सर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा तो 6 से 18 होती है ना, नहीं दोस्तों 6 से 18 नहीं होती, 6 से लेकर 14 वर्ष तक होती है, ठीक है। आपके एग्जाम में 6 to 14 ईयर देखा जाएगा और 6 to 14 ईयर की ही बात करते हैं हम लोग, ठीक। चलिए तो ऑप्शन नंबर सी जिस जिस बच्चों ने लगाया बच्चों ने